या सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। रीजन ये है कि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो पहले तो आज हम लोग समझेंगे कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, और वो जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, उनके काम क्या क्या हैं, राइट, अलॉन्ग विद द ब्लड ग्रुप। तो इतना सेक्शन आज का रहेगा। और अगली क्लास में हम लोग हार्ट और हार्ट से रिलेटेड चीजें समझेंगे कि जैसे जब बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ना, तो किस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इफ योर ब्लड डजंट क्लॉट। क्या होगा यदि ब्लड क्लॉट ना करे तो जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल है, मान लो कोई चोट लग गई क्रिकेट खेलते हुए या कैसे भी, तो ब्लड जो है ना वो 2 या 3 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाता है। मतलब जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई होती है वो कहीं ना कहीं वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग फिर रुक जाती है। अब हमारी बॉडी में ब्लड का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, ध्यान दो कितना होता है, मात्र 5 से 6 लीटर है, सिर्फ 5 to 6 लीटर्स। अब ये जो 5 to 6 लीटर्स ब्लड है तो कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर इसकी क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारी इवन डेथ भी हो सकती है। यस, दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो गाइस प्लीज याद रखिएगा कि हम लोग जो ब्लड की क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्लड की क्लॉटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और हाँ, अब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होनी चाहिए। अब ब्लड की क्लॉटिंग अगर बॉडी के अंदर हो गई तो ब्लड की क्लॉटिंग बॉडी के अंदर ना हो जाए तो इसके लिए वहां पर प्रेजेंट होता है हेपेरिन। व्हाट इज देयर? हेपेरिन इज देयर, ठीक है। तो ब्लड पहले तो है क्या? तो देखो, अगर मैं आपसे ब्लड पूछूंगा तो आप ब्लड कहेंगे ब्लड, अरे सब ब्लड तो वही होता होगा, रेड रेड कलर का जो पानी सा है। तो बात तो सही है, लेकिन वो पानी थोड़ी है। वो जानते हो क्या है? वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। व्हाट इज ब्लड? तो इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, राइट। यानी ये एक विशेष संयोजी ऊतक है। और इस ब्लड की जो खास बात है वो ये है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? इसकी क्वांटिटी होती है 5 से 6 लीटर्स। फीमेल्स में आधा लीटर ब्लड कम होता है गाइस। दूसरा, ये तो टोटल क्वांटिटी हो गई। अब ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है? तो ब्लड का कलर होता है रेड। किसकी वजह से? तो ब्लड का कलर जो रेड होता है ये गाइस होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ब्लड है इसकी कितनी क्वांटिटी है? तो हमने ये अमाउंट देख लिया लीटर्स में, लेकिन बॉडी वेट के हिसाब से भी याद रखना, 7% ऑफ बॉडी वेट कितना होता है? 7% ऑफ बॉडी वेट। दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्लड की क्वांटिटी 5 से 6 लीटर है। लाल रंग इसका हीमोग्लोबिन के कारण है। और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना होता है? बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये गाइस 7% होता है। तो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नाउ अब ये ब्लड वाले पार्ट पर से इसका जो डिवीजन है दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसका लिक्विड वाला पोर्शन जो कि 55% है, और दूसरे ब्लड प्लेटलेट्स या कॉर्प्यूस्कल्स वाला जो पार्ट है उसमें प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, ये 45% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल ही जाता है। सो अब ये जो ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या हो गया? ब्लड मैट्रिक्स, दैट इज प्लाज्मा, 55% है। और बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ जाते हैं जो 45% है। तो ऐसे करके टोटल ब्लड का आपका रेडी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में समझा जाए। तो प्लाज्मा इज अ विस्कस लिक्विड जिसमें आपका 55% के आसपास ब्लड प्रेजेंट है, जिसमें 90 से 92% तो पानी है, और 6 से 8% मेरे भाई इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब मेजर प्रोटीन जो ब्लड में है वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा एल्ब्यूमिन। तो हमारे ब्लड के अंदर जो मेजर प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये तीन आपके मेजर प्रोटीन्स हैं, राइट। तो अगर इसमें से प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दूं, याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लाज्मा माइनस, इट्स नॉट एनी डैश एंड ऑल, इट्स माइनस, ठीक है। मतलब प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दूं, जैसे फाइब्रिनोजेन एंड ऑल, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, इट्स इक्वल टू सेरम। तो एग्जाम पूछ लेता है सीरम क्या होता है? तो प्लाज्मा में से अगर आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया है तो उसको आप क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? ग्रेट। नेक्स्ट, सो अब ये जो 45% आपने बताया सर, इसमें क्या क्या आता है? तो जो 45% है ना, ब्लड कॉर्पस्कुल जो बता रहा हूँ, उसमें आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, ये चीजें आ जाती हैं। सो ये सबसे पहले आपके जो आरबीसीज हैं, जो आपके यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल्स का नाम क्या है?
सो रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जानते हैं, राइट। और ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट है। सो इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में यही है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में देखो, ध्यान से देखो, इतने वाले पार्ट को लिंक करना, हीम कैसे लिंक कर पा रहे हो, हेमेटाइट, दैट इज व्हाट, दैट्स द ओर ऑफ आयरन, राइट। सो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है कितना होता है, हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है गाइस वो होता है 14 से 16%। सो 14% विल बी ओके फॉर मेल्स एंड 12% इज ओके फॉर फीमेल्स। लेकिन यदि इससे ज्यादा कम है हीमोग्लोबिन, तो जानते हो क्या समस्या होगी, तो यहां पर समस्या को बोलते हैं एनीमिया। व्हाट इट इज नोन एज, दैट्स नोन एज मेरे भाई एनीमिया, राइट। ठीक है, तो इसको आप एनीमिया के रूप में जानते हैं। अब इसी में आगे बढ़ा जाए, तो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स में अब ये देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला, एरेथ्रोसाइट्स, ये आपके आरबीसी हो गए, ल्यूकोसाइट्स, ये आपके डब्ल्यूबीसी हो गए, और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, यही आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो आपके 45% के अप्रॉक्स थे, राइट। सो ये जो आरबीसी है हमारा, ये रेड इन कलर होता है, राइट। सो अब यहाँ पर ब्लड रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं बता ही चुका हूँ आपको। एनीमिया जब हीमोग्लोबिन कम होगा स्टैंडर्ड से, और ये कहाँ बनता है, तो गाइस आरबीसी आपका बनता है बोन मैरो में। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। आरबीसी संबंधित कुछ प्रमुख बातों में से पहली बात ये है कि बनती तो बोन मैरो में, तो हमने देख ही लिया। अब इसका काम क्या है, इसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में आपकी मदद करेगा, पॉइंट नंबर 1। ओके, नेक्स्ट। अब सर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन मदद तो कर रहा है, लेकिन अब इसका लाइफ स्पैन भी तो कुछ होता होगा, कब तक ये काम करता रहेगा। तो इसका जो लाइफ स्पैन है गाइस वो आपका 80 से लेकर 120 डेज का रहता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन द एग्जामिनेशन यू विल फाइंड एज 120 डेज दैट, राइट। सो ये तो आपका एवरेज लाइफ स्पैन होगा 80 से 120 डेज, लेकिन ऑन एन एवरेज दैट्स ऑफ 120 डेज। आई गेस दैट इज क्लियर। अब सर ये जो आरबीसी होते हैं ना, ये आरबीसी आपके बॉडी में जब प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, न्यूक्लियस इज एक्चुअली एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या है मेरे भाई, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो सर क्या सब में एक्सेप्ट एब्सेंट होता है, नहीं, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन याद रखना है। और वो एक्सेप्शन क्या है, सो यहाँ पर आप ये दो एक्सेप्शन याद रखेंगे। द नंबर 1 इज कैमल एंड नंबर 2 लामा। तो ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता ये आरबीसी में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा है। अच्छा, अब इसकी डेथ कहाँ होती है आरबीसी की भाई, तो आरबीसी की जो डेथ है ये होती है स्प्लीन में। इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलोगे, स्प्लीन को आप आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहेंगे गाइस। आई गेस दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग सर ल्यूकोसाइट के रूप में भी जानते हैं, राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके कलरलेस हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब गाइस जानते हैं यहाँ पर जो, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो यस, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं दे आर न्यूक्लिएटेड, मतलब इनमें न्यूक्लियस होगा। इनका जो जीवन काल है गाइस वो आपका 1 से 15 दिन के आसपास रहता है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो 15 दिन, किसी किसी बुक में इवन 18 दिन भी दे रखा है। सो इट्स अप्रॉक्स 1 to 15 डेज, राइट। तो यहाँ पे 15 दिन आप मान के चलो, तो एग्जामिनेशन वैसे पूछ लेता है तो रेंज मैंने लिख दी है, बट एग्जाम में यू विल गेट 15 और 18 डेज ऐसी ऑप्शन, फाइन। तो डब्ल्यूबीसी को कहते क्या है, डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। इसको शरीर का पुलिसमैन भी कहते हैं। व्हाई, बिकॉज इट मेंटेन्स द इम्यूनिटी गाइस। क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी मेंटेन करके रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बना के रखता है। सो इट मेंटेन्स
इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, राइट। चलो, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स को हम लोग सर थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जानते हैं। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, और इनकी जो शेप है दैट्स इरेगुलर इन शेप। प्लेटलेट्स की जो शेप होती है वो इरेगुलर है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और ये आपका कहाँ बनता है, ये आपका बोन मैरो में बनता है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो ये ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करता है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी मैंने बताई नहीं आपको, इसकी क्वांटिटी होती है 1.5 से 4 लाख। कितनी होती है? 1.5 to 4 lakhs is the quantity of this platelets. Similarly, अगर हम लोग WBC पे जाएंगे तो 8 से 10,000 पर माइक्रोलीटर, दैट्स दी क्वांटिटी ऑफ WBC। और RBC पे जाएंगे तो मोस्ट अबंडेंट तो यही है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया था कितना होता है। तो इसकी जो क्वांटिटी है मेरे भाई वो होती है 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन। और इतना तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितना? 1 मिलियन है 10 लैक्स। ओके, सो दैट्स डन। सो गाइस, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है 3 से 5 दिन का है। क्या करता है? इट रिएक्ट्स टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल इंजरी बाय क्लम्पिंग एंड देयरबाय इनिशिएटिंग अ ब्लड क्लॉट। तो ये इन शॉर्ट किस में हेल्प कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन द clotting of the blood. Got it? Okay. So now guys, talking about the lymph, lymph हिंदी में लसिका भी कहते हैं। ये वो फ्लूइड है जो हमारे lymphatic सिस्टम में प्रेजेंट है। अब ये कैसा होता है? So guys, it is colorless fluid that contains specialized lymphocytes that's responsible for the immune responses. Immune responses के लिए यही responsible होते हैं। और lymph की अगर मैं बात करूँगा, so that is an important carrier of nutrients, hormones and other things. Yeah. So lymph is the important carrier of न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड अदर थिंग्स। अब मान लो किसी को खून की जरूरत है, राइट। अब एक खून हर किसी को दे नहीं सकते भाई। तो ब्लड की जब हम लोग डोनेशन की बात करते हैं तो क्या रैंडमली किसी को भी खून दे दोगे? नहीं, ब्लड रैंडमली नहीं दिया जा सकता। तो ये जो ब्लड देने की जो प्रक्रिया है कि भाई किसी को खून की रिक्वायरमेंट है उसको खून दे दो, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इट इज नोन एज? दैट्स नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक है, इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय डॉक्टर जेम्स ब्लेंडल। ये किसने डेवलप की थी? दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर जेम्स ब्लेंडल। अब डॉक्टर जेम्स ब्लेंडल ने जो ये टेक्निक डेवलप की, तो मुझे पता तो रहा है कि भाई ये ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो ब्लड ग्रुप समझना जरूरी है। तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप में आता है, राइट। सो बेसिकली वो कौन कौन सा है तो अभी समझाता हूँ मैं। सो जो कॉमन प्रोसीजर है, डेट इज इट्स डोनेटेड टू अनदर पर्सन थ्रू इंट्रावेनस लाइन। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम लोग दूसरे व्यक्ति को जब खून देते हैं, सो इट्स वाया इंट्रावेनस लाइन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान सुनना गाइस, अभी जो इंट्रावेनस लाइन पे आप लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें सर एक छोटा सा डाउट आ सकता है, और वो ये है कि जैसे मान लो कि मैंने ब्लड दिया, तो क्या रैंडमली जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए वाला है तो बी उसको खून दे सकता है? नहीं। और चिंता मत करना है, इसका मेरे पास एक छोटा सा हल है, और उस सॉल्यूशन के लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी। मदद इन द सेंस, मैं आपसे जितना बोलूंगा बस आप उतना रिपीट करते जाना, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो ये जो कॉमन प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, इसमें देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे यहाँ पे एबीओ ग्रुप सिस्टम के बारे में पता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड डोनेशन ट्रांसफ्यूजन। तो जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये 4 टाइप में आते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 कैटेगरीज हैं। लेकिन सर यहाँ तो 8 दिख रही है, वाई? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अगले 10 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा मेन मुद्दा है 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को समझना। सो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, राइट। ओके, सो अब यहाँ पर ये वो ट्रिक आ चुकी है जो मैं समझानी थी। ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, क्लियर करना है। सो ब्लड ग्रुप एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो जो कार के का मतलब कार्ल, कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन बींग्स के ब्लड को 4 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन। सॉरी, कार्ल लैंडस्टीनर क्लासिफाइड ह्यूमन बींग्स इन 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन ऑफ देयर ब्लड। तो कौन कौन सा था? ए, बी, ए बी और ओ। अब इनमें क्या है ना, इन ब्लड ग्रुप्स में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब कौन सा एंटीजन कहाँ होगा, कौन सा एंटीबॉडी कहाँ होगी, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो हमेशा याद रखना।
कि जो एंटीजेंस है वो या तो ए होगा या बी होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली एंटीबॉडी भी या तो ए होगी या फिर बी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां पर ए एंटीजन है वहां बी एंटीबॉडी दिखेगी, जहां पे बी एंटीजन है वहां पे ए एंटीबॉडी होगा, यानी जस्ट अपोजिट चल रहा होगा। ठीक है, बस ये दो बातें याद हो गई। अब सुनो, तो गाइस ये चार ब्लड ग्रुप हमारे सामने प्रेजेंट हैं, और याद रखना एंटीजन सेम होंगे जो आपके ब्लड ग्रुप है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तीसरा और आखिरी पॉइंट था जो मुझे बताना था। सबसे पहला, ए और बी के अलावा कोई एंटीजन नहीं हो सकता, ना ए और बी के अलावा कोई एंटीबॉडी हो सकती, राइट। जहां एंटीजन ए होता है वहां बी एंटीबॉडी होती है, बी एंटीजन होगा वहां ए एंटीबॉडी होगी, जस्ट इनसे उल्टे हैं। और हमेशा जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप का सेम एंटीजन प्रेजेंट होगा, बात खत्म। ये तीन चीज आपने याद कर ली, सब सॉर्टेड। अब देखो, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, एंटीजन इज ऑलवेज सेम, ये बताया था मैंने। तो ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी तो कुछ नहीं हो सकता, तो ए और बी दोनों एंटीजन। ओ के लिए सर, ओ जैसा तो एंटीजन होता नहीं है, इसलिए कोई एंटीजन ओ में नहीं है। याद हो गया? तो सर मुझे पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, अब मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो, जहां पे एंटीजन ए है वहां एंटीबॉडी जब उल्टी होगी, तो ए एंटीजन था तो बी एंटीबॉडी है, बी एंटीजन था तो ए एंटीबॉडी है। अब ए और बी दोनों ही एंटीजन दिख गए, तो इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी नहीं था तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी होगी। इतना याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये अगर क्लियर है तो दादा अब तो बिल्कुल ही सॉर्ट हो गया मामला, क्योंकि बी एंटीबॉडी है तो बी एंटीबॉडी वैसे मान लो सर ये डिफेंस सिस्टम है, ये देखता है कि यार भाई साहब कहीं भी बी दिख गया ना वहीं पे गोली मार दूंगा। अब गोली तो असली में नहीं मारेगा, जस्ट दिस इज जस्ट अ ट्रिक। सो बी का मतलब ये हुआ कि जब ए को खून की जरूरत पड़ेगी तो जहां जहां बी दिख रहा है उनकी एंट्री नहीं है। अब इस पूरे ब्लड को सुनो, बी भी कहां दिख रहा है, एक तो बी यहां दिखा, एक बी यहां दिखा, यानी ए को जब खून की जरूरत पड़ेगी तो बी वालों की तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बी एंटीबॉडी यहाँ पे देख रेख कर रहा है। सो ए को जब खून की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ ए और ओ इसको खून दे सकते हैं। समझ गए? बस इतना सिंपल था। तो अब ऐसे ही जब बी को खून की जरूरत पड़ेगी तो कौन खून दे सकता है, तो मुझे बस फोकस करना है ए जहां जहां दिख रहा है उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ना तो यहाँ एंट्री है ना यहाँ एंट्री है, तो बी को जब खून की जरूरत पड़ेगी तो बी और ओ खून दे सकते हैं। ए बी के लिए सब कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो यहाँ पर ए बी को खून देने के लिए हर कोई तैयार है, बिकॉज देयर इज नो सच एंटीबॉडी, तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। सो ए बी कैन गेन द ब्लड फ्रॉम एवरीवन बिकॉज देयर इज नो सच एंटीबॉडी। ओ की बात करोगे तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए बी है, तो ना तो ए खून दे पाएगा ना ही बी खून दे पाएगा ना ए बी, तो ओ को सिर्फ ओ खून दे सकता है। तो ओ देख रहे हो, ओ सबको खून दे रहा था तो ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर, और ए भी सबसे खून ले रहा था तो हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब इसी बात को अगर एनिमेशन से पढ़ लिया जाए तो कितना मजा आ जाए, राइट। तो चलो, अच्छा जो ए बी ब्लड ग्रुप है, डिकेस्टलो और स्टोली ने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगर ब्लड ग्रुप से मिसमैचिंग होती है तो दे कैन लीड टू द क्लम्पिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स विद वेरियस डिसऑर्डर्स, राइट। सो जो ब्लड है तो उसके ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि भाई डोनर रेसिपिएंट कंपैटिबिलिटी क्या है, ये कंपैटिबिलिटी क्या है। अभी हमने देखा था कंपैटिबिलिटी देखने के लिए मुझे सर उस चार्ट को पता रहे कि भाई ए को जब खून की जरूरत है तो बी वाला नहीं दे पाएगा, तो ए को जरूरत है तो ए और ओ दे सकते हैं, बी को बी और ओ दे सकते हैं, ए बी को हर कोई दे सकता है और ओ को सिर्फ ओ दे सकता है। तो ये चीज हमको बस क्लियर रहे। लेकिन उनके साथ साथ देखो यहाँ पे लिखा है ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव द ब्लड ईदर फ्रॉम ए और ओ, क्योंकि देयर इज नो एंटीबॉडीज फॉर ए एंड ओ इन द ब्लड ग्रुप ए। हमको पता है ये वाली बात। अभी देखिए, अभी आर एच ब्लड ग्रुप पे मैं बाद में जाऊंगा। ये आर एच ब्लड ग्रुप वही है जो मैंने बोला था 10 मिनट बाद बताऊंगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका था कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। तो मेरे ब्लड ग्रुप्स थे ए बी और ओ, तो ये हो गए पॉजिटिव वाले। ऐसी बी ए बी और ओ, ये हो गए आपके नेगेटिव वाले, राइट। सो ऐसे करके टोटल कितने हो जाएंगे, 8 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ब्लड ग्रुप्स का कैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव आए ऑल, ये बात की बात है। पहले सर जो अभी तक हमने ये समझा कि भाई कौन किसको खून दान कर सकता है, तो इसके लिए मेरे पास एनिमेशन है। सो आर यू रेडी गाइस फॉर द एनिमेशन? यस। तो मुझे बस आप 2 मिनट दीजिए, मैं जरा उस एनिमेशन को ओपन कर लूँ। सो इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। तो मैं जरा अपना यहाँ पर वीडियो कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, मैं फटाफट से वो लगा दूँ एनिमेशन, जिससे ना एनिमेशन ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सो हियर्स द एनिमेशन गाइस।
गाइस थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसे ओपन करने में एनिमेशन को, तो मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। हो गया ओपन। ओके, सो गाइज अभी ना यहाँ पर अब आपको एनिमेशन शो होगा। सो आई एम शोइंग दिस स्क्रीन पार्ट टू यू, 1 सेकेंड। या सो अभी आपको यहाँ पर ये ब्लड वाला एनिमेशन दिख रहा होगा, राइट? तो अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो ब्लड ग्रुप्स आपके 4 टाइप के थे, ए, ओ, बी एंड ए बी। तो सबसे पहले ना मैं आपको रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ ऑफ दी चिल्ड्रंस ब्लड टाइप। तो अगर पापा और मम्मी दोनों ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं तो बेबी का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ही होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट, अगर पापा और मम्मी दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो बेबी का जो ब्लड ग्रुप है दैट विल अगेन बी ए। तो यहाँ पर क्या होगा? बेबी का ब्लड ग्रुप भी ए होने वाला है। देन अब यहाँ पर अगर पापा का ब्लड ग्रुप बी है और मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है तो बेबी का ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी। फाइन। इसी प्रकार से यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि पापा का ब्लड ग्रुप इज ओ, मम्मी का ब्लड ग्रुप इज ए, तो यहाँ पे बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो यहाँ पे जो चांसेस है वो ए होने की ज़्यादा है, तो बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा डेट विल बी ए। फाइन। और यदि पापा का ब्लड ग्रुप ओ है, मम्मी का बी है, तो अगेन जस्ट लाइक ए, यहाँ पर जो चांसेस होंगे वो बी ब्लड ग्रुप का होने के ज़्यादा चांसेस है। सो बेबी विल हैव बी एज द ब्लड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट। सो अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का बी है, तो बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ए बी। तो इस तरीके से ना वी कैन एक्चुअली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रंस ब्लड टाइप। दोनों का ओ है तो बेबी का तो ओ होगा, ये तो बात पक्की है। और अगर दोनों का ए है तो बेबी का ए होगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फादर एंड मदर, क्योंकि जो आधे गुणसूत्र पापा से मिल रहे हैं, आधे क्रोमोसोम मम्मी से मिल रहे हैं। इफ बोथ आर बी देन बेबी विल आल्सो हैव ब्लड ग्रुप बी। लेकिन अगर पापा का ब्लड ग्रुप ओ है, मम्मी का ए है, तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? दिस टाइम इट विल बी ए। अगर पापा का ओ है, मम्मी का बी है, तो इट्स टाइम इट विल बी बी। और पापा का ए, मम्मी का बी, तो बेबी का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। गॉट इट? सो इस तरीके से आपको ब्लड टाइप का जो पार्ट था, बेसिक बेसिक आइडिया लग गया होगा। खैर, जो मेन टॉपिक था वही था ट्रांसफ्यूजन वाला। तो जब डोनर ब्लड देता है, रेसिपिएंट ब्लड लेता है, तो इससे पहले ना हमको चेक करना पड़ता है कि भाई कि ब्लड ग्रुप डोनर का क्या है और रिसीवर का क्या है। तो यहाँ पर मैंने एंटीबॉडीज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, याद करो। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक बार। तो जो ओ ब्लड ग्रुप था, ओ में कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन उसमें दोनों एंटीबॉडी होते थे, ए बी है एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडीज आल्सो देयर। ए में ए एंटीजन होगा, जो एंटीजन सेम होता था, याद है, और ए और बी होता था। तो ए में आपका बी एंटीबॉडी होगा, बी में ए एंटीबॉडी होगा, और ए बी में तो कोई एंटीबॉडी होती नहीं है। तो जब ए खून देने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो ए एंटीबॉडी है वो ब्लड की क्लम्पिंग करवा देगी, जिससे ये जो लाइफ लाइन देख रहे हो आप, यहाँ पे देखना कि ये आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी और पर्सन विल डाई। ओके, तो क्योंकि ए एंटीबॉडी है, इट विल क्लॉट दी ब्लड, जिससे क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, द पर्सन विल डाई। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ए को जब खून दिया जाएगा दूसरे हाथों कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पर आसानी से खून दे दिया जाएगा एंड पर्सन विल सर्वाइव। बी ब्लड ग्रुप अगेन कैन नॉट गिव बिकॉज वहाँ पे एंटीबॉडी ए है, अगेन क्लॉटिंग हो जाएगी, द पर्सन विल डाई। देन इसके बाद जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी, और ए बी में तो कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, तो आसानी से ब्लड दे दिया जाएगा, ही विल सर्वाइव। सो ए किसको खून दे सकता है? ए को और ए बी को खून दे सकता है। सिमिलरली बी, अब देखो यहाँ पे बी एंटीबॉडी थी तो ओ को खून नहीं दे पाया। ए के पास भी अगेन बी एंटीबॉडी होती है, तो देखते हैं क्या होगा। बी एंटीबॉडी भी क्लॉटिंग करवा देगा, अगेन देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, मतलब दिस पर्सन विल आल्सो डाई।
बट अगर बी की बात करें वहां तो एंटीबॉडी ये है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो बी आराम से बी को खून दे सकता है। और ए बी की बात करोगे तो ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, आराम से खून दे दिया जाएगा। सो बी कैन डोनेट द ब्लड टू बी एंड ए बी। व्हाट अबाउट ए बी? तो देखो ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, दोनों ही से क्लॉटिंग करवा देंगे। ए में बी एंटीबॉडी है, क्लॉटिंग करवा देगी। बी में ए एंटीबॉडी, अगेन क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ए बी वाला जो है वो सिर्फ ए बी को ही खून दे पाएगा। तो देखना ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, so AB can get the blood from AB. Sorted है guys? Next, जो O ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे सर कहीं पे भी आप एंटीबॉडी O देख रहे हो? नहीं देख रहे, तो O सबको खून दे पा रहा है विदाउट एनी इश्यू। तो इसलिए हम लोग O को यूनिवर्सल डोनर कह देते हैं, राइट? क्यों कहते हैं? क्योंकि सबको खून दे देता है। तो देखो चार्ट से समझ में आएगा, ये डोनर्स हैं, इधर रेसिपिएंट्स हैं। तो ए को खून दे पा रहा है और ओ ए को खून दे पा रहा है। बी के लिए सिर्फ बी खून दे पाएगा और ओ खून दे पाएगा। ए बी के लिए अरे सब खून दे पाएंगे क्योंकि भाई साहब के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी आओ दे जाओ खून। सो ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ को सिर्फ ओ खून दे सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ ओ पे टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीज समझ में आएंगी। नंबर वन कि सेम टाइप का ब्लड ग्रुप सेम टाइप में खून दे सकता है, यानी एवरी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट द ब्लड टू इटसेल्फ। सेकंड, ओ में देखो सर ये ओ सबको खून दे रहा है तो इट इज यूनिवर्सल डोनर। और ए भी क्योंकि सबसे खून ले रहा है तो इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, राइट? ओके, सो गाइस इसके बाद अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो ब्लड टाइप्स थे ये आपके दो दो कैटेगरीज कैसे दिखाई दे रही हैं। तो एक बंदर था, बंदर की कैटेगरी रीसस मकाका। उस बंदर पे जब शोध किया गया, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इट वाज फाउंड कि उसके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है। अब वो प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में है, बॉडी में कहाँ पे? आरबीसी पे टेस्ट है। इफ दैट प्रोटीन इज देयर ऑन योर आरबीसी, आप कहलाएंगे पॉजिटिव, अदरवाइज विल बी नेगेटिव। तो इसलिए ब्लड ग्रुप तो वही चार है, लेकिन वो प्रोटीन की प्रेजेंस में यू आर पॉजिटिव, उस प्रोटीन की एब्सेंस में यू आर नेगेटिव। सिंपल। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आता है। और हाँ, हमको आरएच कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? चलो, सो यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू और था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो होता क्या, अगर आरएच नेगेटिव मदर है who is pregnant, who is actually pregnant with RH positive baby, मतलब RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी, तो बेबी को सीवियर रूप से जॉन्डिस या एनीमिया हो सकता है। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो देखिए RH नेगेटिव मदर इज प्रेग्नेंट विद RH पॉजिटिव बेबी। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज की इशू की वजह से क्या होता है, बेबी को सीवियर रूप से एनीमिया जॉन्डिस हो जाता है, जिसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं, या इस हिंदी में से गर्भ रक्ताणु कोरकता कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए, सो ये था आपका एनिमेशन वाला पार्ट। मैं वापस आता हूँ और इसमें 1 सेकेंड, यस, तो स्लाइड वाला पार्ट ओपन कर लें। अब यहाँ पर आई जस्ट वांटेड टू नो, बताइए गाइस, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई जो मैं आपको समझा रहा था? और अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब असलियत में सर्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है। आया ना समझ में? तो अब यहाँ पर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज एक बताइए। तो दिस पार्ट इज सॉर्टेड, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमको समझ में भी आ गया। अब इसमें हम लोग बढ़ेंगे आगे। 1 सेकेंड, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नाउ डन। अब इसी में हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। लेट मी चेक, या इट्स सॉर्टेड, परफेक्ट। चलो, सो अब यहाँ पर हम लोगों ने जो भी ब्लड ग्रुप्स वाले टाइप्स एंड ऑल हमने समझे, तो इसी में अब आगे बढ़ेंगे और ये देखते हैं कि आरएच वेक्टर जो भी मैं समझा रहा था वो एग्जैक्टली था क्या, राइट? तो ये देखिए यहाँ पर, तो RH नेगेटिव और पॉजिटिव क्या था, तो ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये 1940 में कार्ल लैंडस्टीन और वीनर ने डिस्कवर किया था। तो RH पॉजिटिव का मतलब है कि RH फैक्टर उसमें प्रेजेंट है, तो पर्सन RH पॉजिटिव है। और ये RH नाम कहाँ से, ये भी एग्जाम पूछ लेता है। सो दैट कैटेगरी वाज रीसस मकाका, रीसस मकाका, राइट? नेक्स्ट, RH नेगेटिव है तो RH फैक्टर एब्सेंट है वहां पर। सो ये क्या करते हैं, RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड इट शुड बी मेस्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो जो मैं इश्यू बता रहा था, स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी इज कि RH नेगेटिव अगर मदर है और RH पॉजिटिव अगर बेबी है, तो गाइस इट कैन बी फेटल फॉर द फीटस। तो बेबी को सीवियर रूप से एनीमिया, सीवियर रूप से जॉन्डिस हो सकता है। इसी को गर्भ रक्ताणु कोरकता या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेस कहते हैं।
दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, सो इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, तो यूनिवर्सल डोनर में क्या आता है, ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन अब गाइस डाउट ये है कि भाई ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है, दोनों। तो अब यहाँ बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, क्या ओ पॉजिटिव, क्या ओ नेगेटिव? गाइस ऑलवेज रिमेंबर, ओ नेगेटिव इज एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर, इट्स नॉट ओ पॉजिटिव। ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। कैसे? तो देखो जो ओ नेगेटिव है ना, वो सबको खून दे सकता है। इट कैन गिव द ब्लड टू ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव। ये ओ नेगेटिव वाला सबको खून दे पा रहा है। लेकिन अगर ओ पॉजिटिव की बात करोगे, तो इट डोनेट्स द ब्लड टू ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव। मतलब जो पॉजिटिव वाला है वो सिर्फ पॉजिटिव को ही खून दे पाएगा, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को खून दे सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। सिंपल, गॉट इट? चलो, तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉर्टेड हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट पे आऊं तो दैट्स ए बी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इट विल बी ए बी पॉजिटिव। फाइन, ठीक है। So guys, this was all about blood section that I was discussing. In the next class, we'll discuss the important organs of the blood circulation, जिसमें हम लोग हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, इस सब के बारे में समझेंगे। आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, और ऑब्वियसली हमारा हार्ट क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग डिसऑर्डर्स भी समझेंगे कि जैसे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, तो ये इश्यू समझेंगे। और फाइनली फिर प्रैक्टिस करेंगे कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके रेडी होते हैं एग्जाम में। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक सब लोग अच्छे से ख्याल रखना, और कोई भी डाउट है, क्वेरी हुआ करे तो आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? सो आपके लिए कम्युनिटी सेक्शन, टेलीग्राम, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, सो यू कैन जस्ट आस्क मी योर डाउट्स। और हमेशा क्लियर रखो अपने डाउट्स, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे एग्जामिनेशन में इन्हीं के इर्द क्वेश्चन घूमते हैं। सो दैट्स ऑल, राइट? तो चलिए फिर अगली क्लास में जब आएंगे ना, तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट, इन सब का पूरा स्ट्रक्चर समझ के इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। और उन इश्यूज के बाद वील प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग एंड ऑल कैसे होती है वो भी देखना जरूरी है, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।